अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से इंटरनेशनल लॉ के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये हमारा लेक्चर सीरीज़ नंबर 15 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो बेसिकली इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए दो मोड्स हैं, एमिकेबल और पीसफुल मेथड ऑफ सेटलमेंट। नंबर 2, कोएर्सिव और फोर्सफुल मेथड ऑफ सेटलमेंट। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं एमिकेबल और पीसफुल मेथड ऑफ सेटलमेंट। तो ये हमारा है पार्ट 2, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोएर्सिव और फोर्सफुल मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। चलो आज डिस्कस करते हैं कोएर्सिव और फोर्सफुल मेथड ऑफ सेटलमेंट। Simply, the compulsive, coercive or forceful mean for the settlement of the dispute are non-peaceful method, such as involve a pressure or force on a state to settle dispute. However, the use of compulsive, coercive measure does not mean that use of armed conflict in all cases. तो सिंपली कोएर्सिव और फोर्सफुल मेथड ऑफ सेटलमेंट ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी स्टेट को फोर्स करते हैं, कंपल्सिव करते हैं कि अब हमारा इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करे। और ये जो मेथड है ये नॉन पीसएबल है, इसमें पीसफुल मैनर कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीसफुल मैनर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फोर्सफुल मैनर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फोर्सफुल मैनर में सिंपली होता क्या है, एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर प्रेशर डालती है, एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर फोर्स डालती है कि आप जो है डिस्प्यूट को सेटल करें। बट फोर्सफुल कंपल्सिव का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करें। कुछ आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करें प्रेशर के लिए, कुछ केसेस में हम आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करते हैं इसको प्रेशर देने के लिए, बट कुछ केसेस है जिसमें हम जो है फोर्स करते हैं, प्रेशर देते हैं जस्ट विदाउट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो फोर्सफुल मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स, कुछ मेथड्स बताए गए हैं, जैसे कि रिटोर्जन है, रिप्राइसल है, स्पेसिफिक ब्लॉकेज है, इंटरवेंशन है और वार है। तो ये बेसिकली 5 मेथड्स बताए गए हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए थ्रू फोर्सफुल मेथड। तो नंबर 1 पे आते हैं हम, रिटोर्जन। तो सिंपली रिटोर्जन मीन्स के रिटिलिएशन मीन्स बदला लेना, किसी को जो है किसी से बदला लेना या जवाबी कार्रवाई करना, ये कॉन्सेप्ट होता है रिटिलिएशन का। तो रिटोर्जन है वो बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टेट। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है टिट फॉर टेट, उसका मकसद ये है कि अदले का बदला, के बदले में जवाबी कार्रवाई करना, उसको बदले में कुछ न कुछ कहना, कुछ न कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है टिट फॉर टेट, अदले के बदला। तो रिटोर्जन एक लीगल एक्ट है इंटरनेशनल लॉ में, और इंटरनेशनल लॉ इसकी परमिट देता है कि आप रिटोर्जन के तहत अपना कोई भी डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। बट इंटरनेशनल लॉ के तहत उसमें आपको वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी को वायोलेट नहीं करना, इंटरनेशनल लॉ को आपको वायोलेट नहीं करना, क्योंकि रिटोर्जन एक लीगल एक्ट है। जैसे कि रिटोर्जन में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा। रिटोर्जन के थ्रू आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। आपका जो भी जिस स्टेट के साथ डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ डिप्लोमेटिक एजेंट्स के जो प्रिविलेजेस होते हैं उसको आप विदड्रॉ कर दें, उसको आप ख़त्म कर दें। यहाँ जो इकोनॉमिकली फैसिलिटीज़ है, आपकी जो इकोनॉमिकली कुछ लेन देन है, उसको आप ख़त्म कर दें या उसको सस्पेंड कर दें आप कुछ वक्त के लिए, जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं होता। तो इसका एक रिसेंटली एग्जाम्पल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी इशू चल रहा था अलबामा क्लेम के ऊपर। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो गए थे, इकोनॉमिकली फैसिलिटी भी स्टॉप कर दी गई थी, उसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा था। यो एक रिसेंटली एग्जाम्पल है रिटोर्जन के ऊपर। तो ये था कॉन्सेप्ट रिटोर्जन के ऊपर।
नंबर 2 पे है रिप्राइजल। तो रिप्राइजल भी जो मीन्स है रिटिलेशन के बदला लेना। तो जो रिटोरियन है वो एक लीगल एक्ट है और रिप्राइजल जो है इसमें इलीगल एक्ट भी शामिल होता है। रिप्राइजल एक ऐसा मेथड है जो हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एडॉप्ट कर सकते हैं, इजाज़त है, बट ये एक इलीगल एक्ट है। जैसे कि रिप्राइजल में हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को बाइकआउट करते हैं कि दूसरी स्टेट के साथ हम कोई भी गुड ट्रेड नहीं करना चाहते, अपने गुड्स ना ही उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, ना ही उन लोगों के गुड्स हम लेना चाहते हैं, या उन लोगों की प्रॉपर्टी को सीज कर दें जो फॉरेन स्टेट से जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी हमारी टेरिटरी में उसको सीज कर दें, या हाईजैक दी सिटीज़न को हाईजैक कर दें कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न रह रहे हैं इंडिया और इंडिया के सिटीज़न रह रहे हैं पाकिस्तान में, हम उनके ऊपर तशद्दुद करें। वो देख कर के इंडिया वाले मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तानी के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और पाकिस्तानी इंडिया वालों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, तो उसमें सिटीज़न को भी हम हाईजैक कर सकते हैं, या सिटीज़न को हम एक्सपेल कर दें कि भाई चलो आप निकलें, हम हमारी कंट्री से, आपको यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रिटोर्जन एक लीगल एक्ट है और रिप्राइजल एक इलीगल एक्ट है। तो फॉर एग्जांपल इसका भी एक एग्जांपल आपको दूंगा जैसे कि आपका फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हेन किंग एल्डर वाज मर्डर्ड, किंग एल्डर मर्डर हुआ तो यूगोस्लाविया एक्सपेल आर दी हंगेरियन फ्रॉम इट्स टेरिटरी इन 1935। तो जब किंग एल्डर जो है मर्डर हुआ तो 1935 में यूगोस्लाविया ने हंगेरियन को अपनी टेरिटरी से निकाल दिया कि जाएं, आप जाएं यहाँ से। वो जो सिटीज़न थे यूगोस्लाविया हंगेरियन के उसको निकाल दिया यूगोस्लाविया ने कि आप जाएं अपनी टेरिटरी में वापसी, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उस सिटीज़न को हाईजैक कर दिया, उस टेरिटरी से निकाल दिया। दूसरा एग्जाम्पल कि द मोस्ट डिसरिप्यूटेबल केस ऑफ द रिप्राइजल वार द ऑक्यूपेशन ऑफ कर्फ्यू ग्रीस इन 1923 बाय तुर्की, कि तुर्की ने 1923 में ग्रीस को ऑक्यूपाई किया था थ्रू रिप्राइजल के। ऑक्यूपाई करने के बाद जो उससे बाइकआउट कर लिया कि आपके हम कोई भी गुड्स प्रॉपर्टी को सबको उन्होंने सीज कर लिया, उसने अपने कब्जे में कर लिया, सीज कर लिया था बेसिकली इस प्रॉपर्टी में, इसमें टेरिटरी के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट था रिप्राइजल का। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिप्राइजल होता क्या है। नंबर 3 पे आते हैं पैसिफिक ब्लॉकेज। तो सिंपली पैसिफिक ब्लॉकेज में क्या होता है, अगर कोई क्रिमिनल स्टेट है या कोई भी स्टेट के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो अपने पोर्ट्स जो हैं, सी पोर्ट्स को ब्लॉक कर देती हैं, बंद कर देती हैं। जो रॉन्ग डूअर है, रॉन्ग एक्ट करती है जो स्टेट, उसके ना ही कोई जो बहरी जहाज आते हैं ना ही उनके कंट्री में जाते हैं। अगर बहरी जहाज डिस्प्यूटेड स्टेट के कंट्री में आ गए तो उसको सीज किया जाएगा, उसको कब्जा किया जाएगा। यहाँ पैसिफिक ब्लॉकेज में ये भी होता है कि पाकिस्तान की नेवी थ्रो सी पोर्ट के ज़रिए जाए, इंडिया के सी पोर्ट के ऊपर कब्जा कर ले, या और कब्जा करने के बाद दूसरे जो भी सी पोर्ट्स आ रहे हैं, दूसरे बहरी जहाज़ आ रहे हैं दूसरे कंट्री से, उसको भी सीज कर लें या उनको रिटर्न कर दे कि आप जाएं, हम जो है इसके ऊपर कब्जा करके बैठे। इससे कोई भी सी पोर्ट्स के थ्रू आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 42 यूनाइटेड चार्टर का भी वो कहता है कि आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं थ्रू पैसिफिक ब्लॉकेज के ज़रिए। जैसे कि एग्जाम्पल है तुर्की ने ब्लॉकेज बाय फ्रांस, तुर्की को ब्लॉक किया गया था फ्रांस, रशिया ने, ब्रिटिश ने 1872 में। तो 1872 में ब्रिटिश, रशिया, फ्रांस ने तुर्की को ब्लॉक कर दिया था, उसके पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया था, उसके साथ कोई भी लेन देन नहीं थी सी पोर्ट के ज़रिए। तो ये भी एक डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मेथड है पैसिफिक ब्लॉकेज। अब आते हैं नंबर 4 पे, इंटरवेंशन। सिंपली इंटरवेंशन मीन्स के इंटरफियरेंस। जब कोई स्टेट दूसरी स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर करता है, मुदाखिलत करता है, या जो थर्ड स्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो है मुदाखिलत करे, उनके अफेयर्स में जाकर मुदाखिलत करे, उनके अफेयर्स में जाकर इंटरफेरेंस करे थर्ड स्टेट। जब डिस्कशन चल रही हो
स्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए थर्ड स्टेट आकर इंटरफेयर करे, वो उन दोनों की कम्युनिकेशन डिस्कशन के ऊपर कंट्रोल करना चाहे अपने ऊपर को, या उन दोनों की कम्युनिकेशन डिस्कशन के ऊपर थ्रेट करे कि आप डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं आपको ये करूँगा, कि उसको थ्रेट करना सिंपली, कि थर्ड स्टेट आकर दो स्टेट के बीच में इंटरफेयर करे और उन लोगों की कम्युनिकेशन में बीच में आकर मुदाखिलत करे, उनको थ्रेट करे। जैसे कि 1895 में रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन का इंटरवेंट द अफेयर्स ऑफ जापान टू गिव बैक द एनेक्स पार्ट ऑफ द चाइना। जैसे कि 1895 में रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन का उन्होंने इंटरफेयर किया था जापान एंड चाइना के बीच में, और जापान को इन तीन स्टेट्स ने कहा कि आपने जो भी पार्ट एनेक्स्ड किया है चाइना का, जो आपने कॉन्केस्ट किया है, वो उसको बैक कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट था इंटरवेंशन का। तो प्रोफेसर विनफील्ड ने इंटरवेंशन को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया, कि इंटरफेरेंस जो है इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है और प्यूनिटिव भी होती है। तो उसको डिस्कस करते हैं इंटरनल को, कि इंटरनल इंटरवेंशन मीन्स के इंटरनली कोई इंटरफेरेंस करे, मीन्स के व्हेन स्टेट, जब कोई स्टेट ए इंटरफेरेंस बिटवीन द डिस्प्यूटिंग सेक्शन ऑफ द स्टेट, कि थर्ड स्टेट आकर दो डिस्प्यूटिंग स्टेट के बीच में इंटरफेयर करे, बट इंटरनली, ठीक है जी। बी, व्हेन अ फॉरेन स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड असिस्टेंट ऑफ रेबेल, या जो फॉरेन स्टेट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेबेल स्टेट को प्रोवाइड करे, हेल्प करे, बट इंटरनली एक्सटर्नली नहीं, अंदरूनी कोई इसको हेल्प करे, कोई असिस्टेंट दे, दैट इज़ अ इंटरनल इंटरफेरेंस। नंबर 2 पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मीन्स के बाहरी तौर पर कोई इंटरफेरेंस करे जिससे सबको पता चल जाए। इंटरनल में सबको नहीं होता, एक्सटर्नल में सबको पता होता है कि ये इसकी सपोर्ट में या इसके अगेंस्ट में है। जैसे कि ए इंटरफेरेंस इन दी हॉस्टाइल रिलेशन ऑफ द अदर स्टेट, के दो स्टेट से उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो तीसरी स्टेट आकर दोनों के हॉस्टाइल रिलेशन के ऊपर आकर ख़राब कर देती है, इन दोनों के हॉस्टाइल रिलेशन के बीच में, डिप्लोमेटिक रिलेशन के बीच में इंटरफेयर करती है। जैसे कि इटली इंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार 2 इन फेवर ऑफ जर्मनी। इटली जो है वर्ल्ड वार 2 में शामिल हुई थी जर्मनी के फेवर में। क्या? जर्मनी की फेवर में इटली वर्ल्ड वार 2 में शामिल हुई थी यूके के अगेंस्ट। तो ये क्या है? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। नंबर 3 पे पीनेटिव इंटरफेरेंस। पीनेटिव इंटरफेरेंस भी एक रिप्राइसल में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि पैसिफिक ब्लॉकेज हो गई, अगेंस्ट किसी स्टेट के अगेंस्ट आप पैसिफिक ब्लॉकेज कर दें, उनके पोर्ट्स जो है वो ब्लॉक कर दें। जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो इन पाकिस्तान के फेवर में अगर कोई स्टेट इंडिया से लड़ती है, इंडिया के जो है पैसिफिक जो बंदरगाह है वो ब्लॉक कर देती है। बट यूके और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी इसके तहत, पर वो ट्रीटी भी ब्रीच हो जाएगी, वो ट्रीटी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यूके पाकिस्तान की फेवर में है, उसने भी इंडिया की पैसिफिक पोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दी। तो ये है पीनेटिव इंटरवेंशन, ठीक है जी। और पीनेटिव इंटरवेंशन में हम ये भी कह सकते हैं कि रिप्राइसल एज अ रिप्राइसल, के वो बाइकआउट कर दे, गुड्स से प्रॉपर्टी को सीज कर दे और हाईजैक कर दे सिटीज़न को, दैट इज़ अ पीनेटिव इंटरवेंशन। तो ये था इंटरवेंशन। नंबर 5 पे आते हैं वार। नंबर 5 पे है वार। तो सिंपली पीसफुल मैनर में भी हमने डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश की, फोर्सफुल मैनर में भी हमने कोशिश की कि डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए इंटरनेशनली, बट कोई स्टेट मान ही नहीं रही। तो लास्ट वन जो हमारे पास डिस्प्यूट सॉल्व करने का जो मेथड है वो है वार, जंग। तो जो एग्रीव्ड स्टेट है, अगर वो जो है किस फोर्सफुल भी मैनर यूज़ किए हैं, अमिकेबल यूज़ किए गए, उसके बाद भी सेटल नहीं हो रहा, तो एग्रीव स्टेट के पास राइट है कि वो
उस स्टेट के साथ वार इम्पोज कर सकता है, वार कर सकता है उसके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। बट इस वक्त देखा जाए कि वार के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं बर्नेट-केलॉग पैक्ट के ज़रिए और यूनाइटेड नेशन चार्टर के ज़रिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जंग के ऊपर, क्योंकि थ्रू वार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है स्टेट की वो तबाह हो जाती है। उसमें जो सिटीज़न है जिसका कोई कसूर नहीं होता तो उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उसकी भी थ्रू जंग तो पब्लिक का भी कुछ नुकसान तो होगा, उसकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, उसके ऊपर कुछ ह्यूमैनिटेरियन लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि थ्रू वार आप आम पब्लिक को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजनर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो वार की इजाज़त है, बट उसके ऊपर कुछ अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि आप जंग कर सकते हैं, पर आपको ये चीज़ें जो है मद्देनज़र रख के उसके बाद आपको जंग करनी है। तो ये था कॉन्सेप्ट वार का। तो बेसिकली ये थे 5 मेथड्स फोर्सफुल सेटलमेंट के जो हमने आज डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।